लेक्चर की शुरुआत अपन डिस्कशन से करते हैं। पार्ट 1 के B1 में देखते हैं। आपको एस आर करके कोई एक वैल्यू दे रखी है, अल्फा टू द पावर आर, बीटा टू द पावर एन, गामा टू द पावर आर, और इसकी वैल्यू कुछ आपको प्रूव करनी है डिटर्मिनेंट की, जहां पर S0, S1, S2 वैल्यूज दे रखी है। S0 रखूंगा तो यहाँ बनेगा अल्फा टू द पावर 0, 1, बीटा टू द पावर 0, 1, गामा टू द पावर 0, 1 रखूंगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसे सारी वैल्यू रख ली तो ये रिजल्ट आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, तो इक्वल्स टू में लिखा हुआ आपके पास अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस गामा स्क्वायर और गामा माइनस अल्फा स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो इस डिटर्मिनेंट को अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो इसके साथ भी अल्फा इंटू 1 मान लो, बीटा अल्फा स्क्वायर इंटू 1 मान लो, अब और इसको 1 इंटू 1 आप मान के चल लो। तो यहाँ पर अगर अपने को देखें तो अपने पास यहाँ पर 1 वाला जो एलिमेंट है वो सब में क्या आ गया, कॉमन। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट को मैं दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। ये 3 ऑर्डर है, तो ये भी 3 ऑर्डर आ जाएगा। रो बाय कॉलम इनको अपन फिल करना चालू करते हैं। तो यहाँ पर 1 इंटू 1, तो ये आपके पास 1 बनेगा, ये 1 तो यहाँ पर 1, फिर ये 1 तो ये आपके पास 1 आ गया। इसके बाद क्या होगा, ये जो 1 1 1 है इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर अल्फा चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 इंटू अल्फा इज अल्फा, 1 इंटू बीटा इज बीटा एंड 1 इंटू गामा इज गामा। तो ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली 1 1 1 मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से, तो ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर वापस क्या होगा, अब ये 3 1 मल्टीप्लाई होंगे इस रो से और बनेगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये 1 1 1 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। दोनों ही स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, ये इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो और इस स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों आपके पास क्या है, ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है। तो ये आपके पास आरएचएस आ गया और प्रूव हो गया क्वेश्चन। B9 में एलएचएस में आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसकी वैल्यू आपको 0 प्रूव करनी है। तो इसमें भी देखें तो यहां पर भी वापस क्या होगा, आपके पास ये L1 सब में क्या चल रहा है, ये L1 यहां पर कॉमन दिख रहा है, इसमें आपके पास B1 कॉमन दिख रहा है। तो इसको भी अपन दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3/3 का डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा और एक 3/3 का डिटर्मिनेंट और आ जाएगा। इसको फिल करने का तरीका, वापस इसको रो में इसको कॉलम में, यहां पर लिख देता हूं A1 तो यहां आ जाएगा L1, तो A1 L1 प्लस B1 लिख देता हूं तो यहां पर लिख देता हूं मैं M1। अब यहां पर क्या होगा कि थर्ड एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड एलिमेंट इसका ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या होना चाहिए, यहां पर कोई भी नहीं, इसका मतलब यहां पर क्या मान लेता हूं कि यहां पर कोई 0 ऐड होगा, तो इसका मतलब यहां 0 कर देता हूं और यहां पे 0 कर देता हूं ताकि वो 0 इंटू 0 हो जाएगा, तो आपके पास वो वैल्यू आ गई। फिर फर्दर ये वाला रो मल्टीप्लाई होगा आपके पास सेकंड कॉलम से और ये वैल्यू बनेगी, तो A1 हो गया, यहां आ जाएगा L2, यहां हो गया यहां हो गया आपके पास A1 L2 प्लस A1 L2 हो गया। अब यहां पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो B1 है ना, तो वो B1 M2, तो यहां आ जाएगा यहां आ जाएगा आपके पास M2। फर्दर तीसरा एलिमेंट फिर नहीं, तो तीसरा एलिमेंट यहां पर 0 कर देते हैं, तो ये 0 हो गया आपके पास। थर्ड एलिमेंट A1 B1 0 मल्टीप्लाई होंगे इससे, तो यहां पर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास L3 M3 और ये 0। तो अब आप देख लो, यहां पर अगर आप 0 नहीं भी रखते हो, कोई कांस्टेंट कोई और दूसरी वैल्यू भी रख लोगे तो भी वो यहां पर ये तीनों तो 0 हो ही चुके हैं। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट जब 0 होगा तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आने वाला आपके पास 0 ही आएगा। 1/1 का B10 जो है, आपको ये डिटर्मिनेंट दे रखा है A प्लस BX प्लस EX स्क्वायर फॉर्म का। अगर आपको A फाइंड करना है जो कि कांस्टेंट टर्म है, तो सीधा सा आप क्या करोगे, दोनों तरफ पुट x इक्वल टू 0, इधर आप डिटर्मिनेंट आएगा, इधर A बचेगा, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना, ये आ जाएगा। और B अगर फाइंड करना है तो पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएशन करना अपने को आता है, एक बार में एक रो डिफरेंशिएट होगी, फिर उसके बाद x को 0 पुट कर देना, तो B के लिए आपके पास वापस दो डिटर्मिनेंट बनेंगे, उनको आप सॉल्व कर देना और B की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। एक्सरसाइज 2/1 के क्वेश्चन नंबर 9 में आपको A B मैट्रिक्स दे रखी है और B ट्रांसपोज A B आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है। तो आपसे पूछा हुआ है कि x y z के कितने ऑर्डर ट्रिपलेट पॉसिबल हो सकते हैं। तो अपन B ट्रांसपोज A B यहां पर रखकर मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स आ गई, फिर इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करूंगा रो बाय कॉलम मेथड से। तो सिंप्लीफाई करने में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर 0 0 0 3y स्क्वायर 0 0 0, ये आ जाएगा 42z स्क्वायर। दैट विल बी इक्वल्स टू डायगोनल मैट्रिक्स
8, 27 एंड 42। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स बनी है। इसका मतलब इनके अपन डायगोनल एलिमेंट्स क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो दिस इंप्लाइज x विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 27, दैट मीन्स y विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 एंड 42z स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 42, तो z कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 1। तो अब x की आपको वैल्यू सेलेक्ट करने के दो तरीके हो गए, y की वैल्यू सेलेक्ट करने के दो तरीके, z की वैल्यू सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं। इसका अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट जो बनेंगे आपके पास, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट जो बनेंगी विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10 में अपन देखते हैं, ये जो डिटरमिनेंट दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अपन फर्स्ट रो को अगर देखें ढंग से, तो फर्स्ट रो में ये साइन थीटा आ रहा है, ये साइन थीटा आ रहा है, तो फर्स्ट रो में से क्या कर लेते हैं, साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां बन जाएगा कॉस फाई, यहां बन जाएगा साइन फाई, और यहां आपने साइन थीटा से डिवाइड करा है, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सेकंड रो में देखा जाए तो यहां पर कॉस थीटा दिख रहा है कॉमन, तो इसमें से कॉस थीटा भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो बाहर तो हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पर हो जाएगा आपके पास कॉस फाई साइन फाई, और यह हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फर्दर ये वैल्यू आपके पास सेम रहेगी, माइनस साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा कॉस फाई, और यहां पर आ जाएगा आपके पास ये 0। अब यहां पर देखा जाए तो दोनों एलिमेंट अपने पास क्या आ गए, सेम आ गए। तो अब अपन यहां पर क्या कर सकते हैं, रो 1 के अंदर रो 1 माइनस रो 2 कर दो। तो रो 1 में जब रो 1 माइनस रो 2 करोगे तो बाहर तो साइन थीटा कॉस थीटा तो है ही सही, ये करते पहले यहां आ गया 0, यहां आ गया 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें अगर अपन, तो साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा यहां पर आपके पास बच जाएगा। ये वाली वैल्यू होगी कॉस फाई साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां से जो वैल्यू बनेगी ये माइनस साइन फाई कॉस साइन थीटा साइन फाई, और ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा कॉस फाई, और ये आपके पास हो गया 0। अब डिटरमिनेंट को अपन क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, दिस इनटू इसको अपन यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से जो वैल्यू आपके पास आएगी अब डिटरमिनेंट की, तो बाहर आपके पास क्या आ गया, यहां से साइन थीटा कॉस थीटा इनटू जब आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके पास। एक काम और कर लेते हैं, यहां से आपके पास साइन थीटा भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से साइन थीटा भी अपन क्या कर लेते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाहर एक्चुअली जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी है, तो बाहर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा हो चुका है ना। तो इनको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, दिस माइनस दिस, दैट इज कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो फर्दर यहां से साइन थीटा कॉस थीटा एक तो कट गया, तो यहां से आपके पास ये तो हो गया 1, तो यहां से आपके पास वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास, इसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा। 2 पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ी सी अपन टर्म्स किस फॉर्म में लिखी समझ लो। यहां पर 1 प्लस ए स्क्वायर था, तो मैंने उसको a इंटू ए लिखा, यहां पर a टू द पावर 4 था, उसको a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिखा है। कारण क्या है वो समझाता हूं। यहां पर देखा जाए तो अब आपके पास इस पूरे के अंदर ये a एलिमेंट कॉमन आ गया, यहां पर आपके पास क्या दिख रहा है, बी एलिमेंट, मतलब कॉमन क्या मतलब बी एलिमेंट, यहां पर क्या हो गया, ए सेम दिख रहा है हर कॉलम के अंदर, यहां पर ए स्क्वायर कॉलम दिख रहा है। सिमिलरली यहां देखो बी सेम है, बी स्क्वायर सेम है हर कॉलम में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिटरमिनेंट अगर 3 ऑर्डर का है, तो मैं इसको 2 डिटरमिनेंट 3/3 के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। और लिखने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट के अंदर तो अपन रो वाइज एंट्री करेंगे, और सेकंड के अंदर क्या करेंगे अपन कॉलम वाइज एंट्री करेंगे। तो यहां पर 1 है, तो ये 1 इंटू 1 हो गया, फिर a इंटू ए, तो दैट इज a, यहां पर a आ गया, फिर a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो यहां a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आ गया। अब देखा जाए तो बाकी अब जो बाकी जो इसके एलिमेंट्स आएंगे वो आपके पास ऑप्शंस में क्या है, मतलब जो हर एलिमेंट दे रखा है वो है क्या, a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसी फॉर्म में तो है। तो इसका मतलब बाय सिमेट्रिसिटी अब अपन इसके सारे एलिमेंट लिख सकते हैं, 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1b b स्क्वायर और 1c c स्क्वायर। ये दोनों ही डिटरमिनेंट एक दूसरे, ये इसका क्या है, ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है,
तो डिटरमिनेंट वैल्यू सेम होगी, और ये स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ट्रांसपोज है तो वैल्यू बराबर होगी, इसका मतलब पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। 2 पार्ट 2 के क्वेश्चन 1 में आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और a टू द पावर x आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, जहां पर x क्या आपके पास नेचुरल नंबर है और इस एक्सप्रेशन की आपको मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले तो अगर a टू द पावर x आई है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि a की कौन सी पावर के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन a स्क्वायर से। तो 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4 मल्टीप्लाई विद अगेन 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। अपन जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास 0 + 4 एंड -3 1 0 -3 + 3 0 0 + 4 -4 0। तो इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर लेना। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, a टू द पावर 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दिस इंप्लाइज a टू द पावर 4, a टू द पावर 3 भी, a टू द पावर 4, a टू द पावर अगर ये वैल्यू होगी तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, a टू द पावर a स्क्वायर, a की पावर 4 भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, a की पावर 6 भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, सो ऑन। तो देयरफॉर आपको जो a टू द पावर x इक्वल्स टू i दे रखा है, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू रहेगी 2 4 6 सो ऑन। तो ये समीशन जो है, तो इसका मतलब समीशन में x की वैल्यू 2 4 6 रखते जाओ। तो यहां से आपके पास जब समीशन में इसको 2 सीरीज में अलग अलग कर लो, cos टू द पावर x थीटा प्लस समीशन sin टू द पावर x थीटा। अब आप x की वैल्यू 2 4 ये रखते जाओ तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा सो ऑन अप टू इंफिनिटी, प्लस sin टू द sin स्क्वायर थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये भी आपके पास एक इनफाइनाइट जीपी आ गई, ये भी आपके पास इनफाइनाइट जीपी बन गया। तो ये जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आपसे वैल्यू क्या होगी, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली वैल्यू देगी आपके पास sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा आपके पास cot स्क्वायर थीटा, और वो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा। इस एक्सप्रेशन की आपको मिनिमम वैल्यू कही गई है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसमें अपन am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm अगर यूज करते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ cot स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये अपन ने am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm से इसको सॉल्व कर लिया। तो इसका मतलब यहां पर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि a कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जो कि कम्यूटेटिव है, तो आपके पास कोई भी 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। तो a में अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स अज्यूम कर लेता हूं और b कोई भी 3x3 की मैंने एक और स्क्वायर मैट्रिक्स अज्यूम कर ली, तो आपको प्रोडक्ट ए बी इक्वल्स टू बी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि a जो है वो कम्यूटेटिव है विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो b होगी। तो जब आप यहां पर ए बी इक्वल्स टू बी ए करोगे तो ए बी इक्वल्स टू बी ए का मतलब क्या हो गया, ए बी एक प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स से रिजल्ट आएगा, बी ए भी एक रिजल्ट आएगा, और दो मैट्रिक्स को अपन इक्वेट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब आप इक्वेट करके सिंप्लीफाई करोगे तो आप यहां से देखोगे कि यहां पर जो अपन एक्स वाई जेड जो वैल्यूज दे रखी है इसकी, ये वैल्यूज एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड आपके पास ये यहां से वैल्यूज दे देंगे। एक क्वेश्चन में और चीज गिवन है आपके पास, ट्रेस ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 12, और ट्रेस ऑफ ए क्या होगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12, और ए बी इक्वल्स टू बी ए करके जब सिंप्लीफाई करोगे तो इस कंडीशन को जब आप यहां पर यूज करोगे तो एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड आपके पास कितना आ जाएगा 4। तो देयरफॉर आपसे पूछा क्या गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा आपके पास, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सीधा सा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो दैट इज आपके पास एक्स क्यूब। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 64। 2 पार्ट 2 के 3 क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स रखी 3x3 ऑर्डर की जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जिसके जो एलिमेंट्स हैं उनमें 3 -1 हो सकते हैं, 3 0 हो सकते हैं, और 3 क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। तो अगर अपन ए मैट्रिक्स लें स्क्यू सिमेट्रिक तो ऑब्वियसली बात है कि डायगोनल एलिमेंट्स तो आपके पास 0 होने ही पड़ेंगे। तो ये आपके पास 0 a b यहां हो जाएगा -a -b, 0 c -c, और ये 0। इसका मतलब जो 3 0 थे वो तो यहां पर यूज आ ही गया आपके पास,
अब आपके पास ए, बी और सी जो बचे हुए हैं वो -1 और 1 में से कोई भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ए की वैल्यू को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हुए? 2 तरीके। बी की वैल्यू को सिलेक्ट करने के 2 और सी की वैल्यू सिलेक्ट करने के 2। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो यहाँ पर बन सकती हैं वो आपके पास कितनी बन सकती हैं? 8 बन सकती है, क्योंकि ए, बी, सी की वैल्यू दोनों की वैल्यू -1, ए की वैल्यू भी -1, 1, बी की वैल्यू भी -1, 1 और सी की वैल्यू भी -1 और 1 ही हो सकती हैं। तो टोटल 8 स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है और लिखा हुआ है कि वो कम्यूट है। इसका अंदर ए बी विल बी इक्वल टू बी होगा। तो आप ए बी को मल्टीप्लाई करो, बी ए को मल्टीप्लाई करो तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। b प्लस 2d विल बी इक्वल हो जाएगा 2a प्लस 4b। यहां से तो आपके पास क्या हो गया? 2c इक्वल टू 3b। एंड इनको बराबर करोगे तो 3a प्लस 4c विल बी इक्वल टू c प्लस 3d। तो यहां से आपके पास वैल्यू देगी 3a प्लस 3c इक्वल टू 3d। तो a प्लस c की वैल्यू होगी आपके पास d। ये रिजल्ट आ गया। सिमिलरली एक और इक्वेशन जो आपके पास आएगी वो आपके पास यहां से आ जाएगी 3b प्लस 4d इक्वल टू 2c प्लस 4d। तो ये जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक जो रिलेशन आया a प्लस सी इक्वल टू डी, ऐसे रिलेशन और आएंगे। तो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए आपको, तो a प्लस सी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो चुकी है? d हो चुकी है। तो ये हो गया d माइनस बी अपॉन डी माइनस बी, दैट इज 1 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का आपका। पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर अपन सबसे पहले R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो फर्स्ट रो के अंदर आपके पास 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। वो कॉमन लिया, उसके बाद आपको 3 जगह 1 दिख गए तो 2 जगह 0 बनाने के लिए अपन ये ऑपरेशन यूज कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इंटू यहां आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपके पास a माइनस बी। फिर यहां पर आप सेपरेट करोगे तो क्या बन जाएगा? b माइनस सी, 0, फिर वापस a माइनस सी और यहां सेपरेट करोगे तो b माइनस ए, 1, b प्लस सी, सी प्लस ए, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अब आप जब सिंप्लीफाई करोगे, एक्सपेंड करोगे दिस इंटू दिस, तो आपके पास ये वैल्यू -2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बन जाएगा। और फर्दर इसके अंदर फिर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 1/2 टाइम्स आपके पास क्या होता है? तो 2 कट जाएगा तो माइनस टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन और दे रखी है कि a प्लस ए बी सी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। इसका मतलब ये आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है और आपके पास 0 भी नहीं है लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव। ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बाहर साइन नेगेटिव है तो ये इनइक्वालिटी क्या आ जाएगा आपके पास? इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू रहेगी आपके पास क्या आ जाएगा? a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन ये सारी वैल्यू आपके पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो ये हमेशा क्या होंगी? पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव होंगी। इसका मतलब इन तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता। तो ये ओवरऑल तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये पॉसिबल तभी होगा जब a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। और ये अब तभी होगा जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c। जब a b c हो गए तो आप देख लो आप क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ आपसे। 1 पार्ट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको a1 a2 से लेकर a9 आपको HP में दे रखे हैं। तो इनका रेसिप्रोकल अपने पास AP हो गया, जिसका कॉमन डिफरेंस मैंने D मान लिया। तो ये 1/5 AP की 4 टर्म होगी, 1/4 AP की आपके पास 5th टर्म होगी। तो AP की टर्म का फॉर्मूला लगा लो a प्लस n माइनस 1 D। तो फर्स्ट टर्म 1/a1 कॉमन डिफरेंस D, ये दो इक्वेशन आ गई। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/a1 और D की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो 1/20 आ जाएगी। इसका मतलब a1 की वैल्यू तो आ गई 20 और D जो है वो आपके पास वो 1/20 हो गया। तो देयरफॉर अब यहां से अगर आप a2 टर्म निकालते हो, सेकंड टर्म, तो 1/a2 विल बी इक्वल टू 1/a1 प्लस D। तो वो कितना हो गया आपके पास? 1/20, 1/20, 2/20। इसका मतलब a2 की वैल्यू आ गई 20/2। 1/a3 जब आप निकालोगे तो 1/a1 प्लस 2D,
तो ये 2 ये हो जाएगा 3/20। तो आपके पास यहां पर A3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20/3। इसी तरीके से A4 कैलकुलेट करोगे तो 20/4 और देख लो 20/4 5 होता है, वो आ गया। A5 कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 20/5, तो आपके पास आ गया 4। ऐसे आप यहां पर A6 20/6, A7 20/7, A8 20/8 और A9 जो होगा वो 20/9 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज मिल गई तो जो डिटरमिनेंट पूछा हुआ है उसमें सारी वैल्यूज रख दो और डिटरमिनेंट को आप सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। होमवर्क के डिस्कशन के बाद अब अपन थ्योरी पर आते हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। पहली जो प्रॉपर्टी होती है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू IN, जहां पर n क्या होगा आपके पास, ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स A का, विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसी के एडजॉइंट से आप चाहे पोस्ट में मल्टीप्लाई करो या प्री में मल्टीप्लाई करो, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू IN की मिलने वाली है। इसको अपन एक एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे अभी अपन ने 2 ऑर्डर की अगर कोई भी मैट्रिक्स है 2 3 1 4, तो अगर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो डिटरमिनेंट कितना होगा, 8 - 3 दैट इज 5। और अभी आपको मैंने बताया था कि इसका एडजॉइंट अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू A की अगर मैं बात करूंगा तो एडजॉइंट के डायरेक्ट लिखना कैसे बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज कर दो और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो। ये सिर्फ 2 ऑर्डर के लिए डायरेक्ट आप एडजॉइंट लिख पाओगे। और 2 3 1 4, अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 - 3 5, 12 - 12 0, -2 + 2 0 एंड -3 + 8 कितना हो गया 5। इसमें से क्या कॉमन आ गया आपके पास, 5 कॉमन आ गया। 5 इंटू ये क्या बन गया 1 0 0 1, तो ये क्या बन गया आपके पास 5I2। इसका मतलब सीधा सा क्या हो गया कि आपने जो एडजॉइंट ऑफ A इंटू A लिखा हुआ है, 5 क्या है डिटरमिनेंट ऑफ A, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I2 बन गया। क्योंकि अपन ने A जो है वो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली थी तो वहां पर I2 आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू दिस। तो ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके अपन काफी सारी प्रॉपर्टीज आगे प्रूव करने वाले हैं। जैसे सेकंड प्रॉपर्टी पर अपन आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A का अगर डिटरमिनेंट लेना है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1, जहां पर n अपन पहले डिफाइन कर चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर रहेगा। अब ये वाली वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, ये वाली वैल्यू लाने के लिए वापस इसी से अपन ने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी उसी को अपन यूज करते हैं। सिंस A इंटू एडजॉइंट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू IN, तो टेक डिटरमिनेंट बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ आप जब डिटरमिनेंट ले लोगे इसमें, तो दोनों तरफ जैसे डिटरमिनेंट लोगे बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A IN का होल डिटरमिनेंट। अब यहां पर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी कि डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू B को अपन लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। फर्दर यहां पर ये लैम्डा की तरह बिहेव करेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा A क्या होता है, लैम्डा टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ IN। और IN जो एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपके पास क्या होगा, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या देगी आपके पास 1। यहां से डिटरमिनेंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n, एक पावर कट जाएगी तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1। ये प्रॉपर्टी आपके पास प्रूव हो गई। अच्छा एक चीज और, अपन ने जब एडजॉइंट की डेफिनेशन लिखी थी तो वहां पे एक चीज और लिखी थी कि एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो देयरफॉर अगर आपसे को फैक्टर ऑफ ए का अगर डिटरमिनेंट पूछा जाए तो ऑब्वियसली वो को फैक्टर ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा और वो किसके बराबर हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये अपन ने डेफिनेशन में लिखा था और वो वैल्यू जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1। ये रिजल्ट भी ध्यान रखना कि कभी आपको को फैक्टर मैट्रिक्स दे दी जाए और उसका डिटरमिनेंट पूछा जाए, उसका डिटरमिनेंट वही होगा जो कि उसके एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट होगा, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1। इसी को जो अपन ने सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसी में आपसे पूछा, इसमें आपको बताया एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट। अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A बताओ,
तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 बार डिटर्मिनेंट अगर एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n-1 का होल क्यूब। ये इसी तरीके से चलता रहता है। जितनी बार एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट 3 बार आया तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का क्यूब आ गया। अब देखो ये वाला एक बार प्रूव करके देखते हैं ये कैसा है आपके पास। अभी अपन ने लिखा था कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। अब एक काम कर लो, ए को रिप्लेस कर दो, ए कोई भी मैट्रिक्स है उसको एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दो, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए भी आपके पास मैट्रिक्स ही आएगी। तो ये क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होल पावर n-1। इसकी वैल्यू अभी अपन ने प्रूव करी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 और एक पावर n-1 अपने पास पहले से है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर क्या हो जाएगा, n-1 का स्क्वायर। थर्ड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ के ए विल बी इक्वल्स टू k टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जहां पर k आपके पास क्या है, कोई भी स्केलर है, k अपने पास नॉन जीरो स्केलर अपन ले लेते हैं यहां पर। n वापस क्या अपने पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ही। इसको प्रूव करने के लिए वापस स्टार्टिंग डेफिनेशन से चलनी पड़ेगी, मतलब फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वहीं से चलते हैं। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब a को आप यहां पर रिप्लेस कर दो के ए से, तो दैटफोर के मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है तो के ए भी कोई मैट्रिक्स होगी, तो यहां क्या बन जाएगा, के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए, दैट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इंटू आई एन। अब यहां पर अपन क्या करें, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। ये के यहां पर है तो के बाहर आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन हो गया। फर्दर इस पूरे को वापस क्या करें अपन, एडजॉइंट ऑफ ए से वो प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो एडजॉइंट ऑफ ए से जब आप इसको प्री मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, के इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट क्या, ये तो आपके पास सिंपल सा के तो स्केलर ही तो है आपके पास, तो के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आई एन। अब अपन ने प्री मल्टीप्लाई करा ऑब्वियसली, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में अपने को पता है ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए ऑलवेज। तो अगर अपन ने प्री मल्टीप्लाई करा है एडजॉइंट ए को, तो प्री मल्टीप्लाई में ही रहेगा। फर्दर ये वाली वैल्यू अभी अपन ने लिखी थी, क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये वैल्यू होगी। फर्दर यहां से अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कट गया, एक जो के बचा हुआ है जब डिवाइड करेंगे तो के की पावर n-1 आ जाएगा, और आई एन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, ए इंटू आई विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए ही होगा। तो आपके पास यहां से आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ के ए विल बी इक्वल्स टू ये के और इधर के की पावर एन, तो के टू द पावर n-1 इंटू क्या बच जाएगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए। वापस एडजॉइंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वो क्या बनेगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स ही बनेगी आपके पास। तो ये आपके पास ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब इस प्रॉपर्टी को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप पहले एडजॉइंट लेके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट लो, वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास, सेम ही आने वाली है। वापस ये भी यहां से रिजल्ट आएगा आपके पास। सिमिलरली फिर वापस फर्स्ट प्रॉपर्टी से चलते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। टेक, अब इसके बाद टेक डिटर्मिनेंट, टेक ट्रांसपोज लेना, तो टेक ट्रांसपोज बोथ साइड्स, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जो होता है वो रिवर्सल लॉ फॉलो करता है। रिवर्सल लॉ क्या आता है, ए बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए बी क्या हो गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो गया, तो उसे अपन रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। वो प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ रखी है, तो ये क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये तो स्केलर की तरह बिहेव करेगा, तो सीधा सा क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू
आई एन का ट्रांसपोज, और आई एन मैट्रिक्स का आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लोगे तो वापस आपके पास आई एन मैट्रिक्स ही आ जाएगी वापस आपके पास। अपने को प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज चाहिए आपको, तो अब क्या करता हूं, दोनों तरफ में वापस क्या मल्टीप्लाई कर देता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो चाहिए अब अपन मल्टीप्लाई करता हूं, वापस में क्या कर रहा हूं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज से, तो ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। फर्दर अगर इसको देखा जाए तो ये वापस आपके पास क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू आई एन। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज तो बराबर होते हैं, तो कट जाएगा। अब आई एन को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स ही रिजल्ट आएगा, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ए इज सिंगुलर comma then adjoint of A is also singular। ये अपन प्रूव कर सकते हैं adjoint of A डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1 वाली प्रॉपर्टी से आप आराम से उसको प्रूव कर लोगे कि अगर आपके पास A सिंगुलर हुई मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint ऑफ A भी 0 होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if A is symmetric matrix, comma then adjoint of A is also symmetric। ये अपन प्रूव कर सकते हैं फोर्थ वाली प्रॉपर्टी से, adjoint of A whole transpose will be equals to adjoint of A transpose। ये आप पे छोड़ रहा हूं, ये आराम से आप इसको प्रूव करना, कैसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, वो अपने मैं आपको बता चुका हूं पहले। नेक्स्ट सेवंथ प्रॉपर्टी, अब आपके पास सेवन जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास है एडजॉइंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये लेकिन तब पॉसिबल होगा जब ए और बी जो होंगे आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी। नॉन सिंगुलर अगर ये मैट्रिसेस हैं तो ये पॉसिबल होगा, और दोनों का ऑर्डर भी सेम होना पड़ेगा ताकि उनका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर जाए। ये एक्चुअली अपने पास क्या कहलाता है, रिवर्सल लॉ। जहां पर भी वापस बोल रहा हूं, रिवर्सल लॉ अपन ने ए बी ट्रांसपोज नहीं पढ़ा था, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो रिवर्सल लॉ कहलाता है। ये दो के लिए नहीं, अगर 3 हो 4 हो कितना भी लिखा हो, बस ये कि प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए आपके पास, तो इसको वापस रिवर्स करके लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसी तरीके से आपके पास चलता रहेगा रिवर्सल लॉ। इसको प्रूव करने के लिए जब अपन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पर पहुंचेंगे तब मैं इसको आपको प्रूव बताऊंगा। अभी आप ये ध्यान रख लो कि रिवर्सल लॉ फॉलो करता है आपके पास कौन, एडजॉइंट ऑफ ए बी। प्रोडक्ट जो होगा वो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा, लेकिन वहां पर ही ध्यान रखना कि मैट्रिसेस जो होनी चाहिए वो सिंगुलर होनी चाहिए और ऑब्वियसली प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए। अब अपन क्वेश्चन पर आते हैं कि एडजॉइंट की अपन ने प्रॉपर्टीज देख ली, एडजॉइंट का अपन ने निकालना देख लिया, कैसे निकालेंगे। प्रॉपर्टीज को अपन यूज करते हैं एडजॉइंट के क्वेश्चन के लिए। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 2, जहां पे मैं इसका ऑर्डर बोल देता हूं कि ए जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपके पास 4 दे रखा है, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एंड सेकेंड पार्ट जो जाएगा वो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 5a। वापस अब अगर इसको प्रॉपर्टी से देखें तो ये भी आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, 3 बार अगर एडजॉइंट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर क्या हो जाएगा, n-1 का क्यूब। डिटर्मिनेंट ऑफ a तो कितना है 2 और n कितना है 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 टू द पावर 3, तो ये वैल्यू होगी 2 टू द पावर 27, तो ये इसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 5a, अभी आप एक काम कर लो, 5a को आप थोड़ी देर के लिए कुछ मैट्रिक्स b मान लो, तो अभी आप यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b निकालो तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b टू द पावर n-1, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ b टू द पावर 3।
अब बी मैट्रिक्स की वैल्यू यहां पर रख दो, बी क्या था आपके पास 5 है, 5a का क्या हो गया क्यूब। तो अब आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ 5a फाइंड कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहां से हो जाएगा 5 to the power 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल क्यूब, तो ये हो गया 5 to the power 12 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब। तो 5 to the power 12 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है अपने पास 2, तो दैट इज 8। ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे जो भी प्रॉपर्टी बेस्ड हो, अगर इस तरह की कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी यूज करके करनी पड़ेगी। एडजॉइंट की ध्यान रखना आप लोग, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। एडजॉइंट के बाद अपन चलते हैं कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स अगर आप लोगों को ध्यान हो तो अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में लिखा था एक प्रॉपर्टी, जो कि मैंने आपसे बोला भी था इनवर्स के टाइम पे उसको अपन दोबारा डिस्कस करेंगे। अब समझो उसको दोबारा। फॉर एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, जब अपने को पता नहीं था, अब तो पता है कि नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो फॉर एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मैट्रिक्स बी। ध्यान रखना, हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए यूनिक मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगी, सच दैट कैसे एग्जिस्ट करेगी कि उस मैट्रिक्स बी को आप ए से प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई करो या प्री मल्टीप्लाई करो, दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तब then the matrices A and B are called multiplicative inverse of each other and denoted, or we can write them as A inverse will be equals to B and B inverse will be equals to A। ये आपके पास इनवर्स लिखने का तरीका है। वापस इनवर्स जो लिखा हुआ है, वापस मैं फिर बोल रहा हूं 1/a नहीं है, ये इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स आपके पास क्या है, मैट्रिक्स लिखने का तरीका है। b to the power -1 या e to the power -1 ये इनवर्स है, 1/a नहीं है। ये जब आपके पास वैल्यू हो गई यहां से, तो अब अपन यहां से एक चीज निकाल सकते हैं कि आपके पास अगर मैं b की वैल्यू a इनवर्स यहां पर रख देता हूं, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि a इंटू a इनवर्स विल बी इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू a विल बी इक्वल्स टू in। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स के साथ जब आप चाहे प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपन ये निकालते हैं कि इनवर्स आएगा कैसे, इनवर्स कहां से आएगा, उसकी वापस अपन यूज करेंगे एडजॉइंट का, जो अपन ने फर्स्ट जो प्रॉपर्टी एडजॉइंट की लिखी थी, कौन सी प्रॉपर्टी लिखी थी अपन ने एडजॉइंट की, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू in will be equals to adjoint of a into a। ये जो अपन ने प्रॉपर्टी लिखी थी एडजॉइंट की, वो ही वापस यहां पर यूज आएगी इनवर्स फाइंड करने के लिए। और इसके लिए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, अपन ने कंडीशन ये ली है कि ए मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, देन डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से आप डिवाइड करोगे तो बन जाएगा a इंटू adjoint of a divided by determinant of a will be equals to in equals to adjoint of a divided by determinant of a into a। अब आप ढंग से देख लो इसको, ये जो लिखा हुआ है ये और ये अगर आप इन दोनों को अगर आप ढंग से कंपेयर करो तो ये a इंटू बी इक्वल्स टू आई एन, b इंटू ए इक्वल्स टू आई एन। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है आपके पास क्या हो गई, b। तो और b मैट्रिक्स क्या है आपके पास, A इनवर्स। तो देयरफॉर आपके पास A इनवर्स की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई आपके पास, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये एडजॉइंट की वैल्यू है। लेकिन अब एडजॉइंट की जो वैल्यू आई है तो ध्यान रखो एडजॉइंट कब एग्जिस्ट करेगा, जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर रहे हो। इसका मतलब इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मतलब अगर ये वैल्यू, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अपने पास यहां पर कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, वैसे तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब क्या है, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। तो ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर गया
मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सीधा सा क्या, वो डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। तो कई बार आपको ये पूछा जाता है फाइंड द कंडीशन सो दैट मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल, तो सीधा सा मतलब वही है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्टिबल, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो नॉन इन्वर्टिबल। और फिर बोल रहा हूं, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना जरूरी है, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी अपने पास कहां से आती है, सिंस अपने को बताया कि ए इनवर्स इंटू ए विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, आई एन होता है। तो अगर आप इसका अगर दोनों तरफ अगर आप डिटर्मिनेंट ले लोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन तो 1 होता है, यहां पर डिटर्मिनेंट की जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए इनवर्स का अगर आप दोबारा इनवर्स लोगे तो आपके पास वो ए मैट्रिक्स बन जाती है। ये वापस कैसे लेंगे अपन, लेट ए इनवर्स को अगर मैं कुछ मैट्रिक्स बी मान लेता हूं, तो अभी अपन ने पढ़ा था ए और बी एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो अगर ए इनवर्स बी है तो दिस इंप्लाइज बी इनवर्स वापस क्या होगा, ए। बी की वैल्यू जब आप वापस यहां पर रख दोगे तो बी की वैल्यू जैसे आप यहां पर रखोगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, ए इनवर्स का अगेन इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू ए। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी होगी अपने पास। थर्ड प्रॉपर्टी, के ए होल इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन के ए इनवर्स। अगेन के जो है वो आपके पास क्या है, नॉन जीरो स्केलर है। ये प्रॉपर्टी अपने पास कहां से रहेगी आपके पास, सिंस अपने पास ए इनवर्स की बाय डेफिनेशन क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए को रिप्लेस कर दो आप यहां पर के ए से, तो जैसे ही के से रिप्लेस करोगे तो के ए होल इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ के ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। फर्दर एडजॉइंट ऑफ के की प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ा था, तो वो क्या होता है, के टू द पावर n माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये अपने पास प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होगा, के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वापस क्या हो गया, ए इनवर्स, और ए क्या से वैल्यू कट जाएगी तो क्या बचेगा, ए इनवर्स अपॉन के। तो इसका मतलब के ए इनवर्स कितना हो गया अपने पास, ए इनवर्स डिवाइड बाय के हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास आ जाएगी, ए इनवर्स ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स। मतलब क्या हुआ, किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अगर इनवर्स और ट्रांसपोज दोनों हैं तो वी कैन इंटरचेंज द इनवर्स एंड ट्रांसपोज, मतलब इनवर्स ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इनवर्स अपने पास क्या हो जाएंगे, यहां से इंटरचेंज हो जाएंगे। फर्दर ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए अपन वापस कहां से चले, सिंस बाय डेफिनेशन ए इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए। अब इसके बाद इस पे टेक अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज, जो कि बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्दर यहां पर फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है, आपको ज्यादा ट्रांसपोज अंदर आ सकता है, तो ए ट्रांसपोज अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक चीज और, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों बराबर होते हैं, तो अपन यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब मैं अगर ए ट्रांसपोज को कोई नई मैट्रिक्स बी मान लेता हूं, तो ढंग से देखो ये लिखा है एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दैट इज बी इनवर्स लिखा हुआ आपके पास। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। इसका क्या मतलब हुआ, इनवर्स और ट्रांसपोज आपस में इंटरचेंज कर सकते हो आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ए इक्वल्स टू डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है A11, A22, A33 so on up to ANN, where
ए आई आई इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका कोई भी डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया तो डायगोनल मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। तो अगर कोई भी इनमें से 0 हुआ तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देन ए इनवर्स जो होगा डायगोनल मैट्रिक्स का, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। इसको प्रूव करने के लिए आप कोई भी आप डायगोनल मैट्रिक्स लेना और उसका आराम से पहले आप उसका बाय डेफिनेशन ए इनवर्स निकालना। डेफिनेशन क्या है ए इनवर्स की, एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकालो, अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए करोगे, सिंप्लीफाई करना तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप वेरीफाई कर लेना आराम से। नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी अपन लेते हैं। इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कॉमा देन दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो यहां से ए से अपन कैंसिल करके लिख सकते हैं सीधा सा बी इक्वल्स टू सी। ये एक्चुअली कैंसिलेशन लॉ कहलाता है, लेकिन कैंसिलेशन लॉ हमेशा नहीं एग्जिस्ट करेगा आपके पास। तो सेम चीज है वो कट जाएगी। वो तभी होगी जब ए इनवर्स क्या होगा, ए क्या होगा आपके पास, नॉन सिंगुलर होगा। तो ये देखो कैसे आता है अपने पास। अगर ये वैल्यू आपके पास दे रखी हो ए अगर नॉन सिंगुलर है तो इसको आप क्या करो, प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो जैसे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करोगे बनेगा ए इनवर्स ए बी विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स ए सी। ए इनवर्स ए क्या होता है, आई एन, ये भी क्या बन जाएगा, आई एन। तो सीधा से रिजल्ट आ जाएगा आपके पास बी इक्वल्स टू सी। सिमिलरली अपन ये भी बोल सकते हैं कि अगर ए जो है वो पोस्ट मल्टीप्लाई में है, बी ए विल बी इक्वल्स टू सी ए अगर लिखा हुआ है, और ए अगर आपके पास नॉन सिंगुलर है तो डायरेक्ट वापस यहां से आप क्या बोल सकते हो, बी इक्वल्स टू सी बोला जा सकता है। सेम इसमें भी क्या होगा, ए से ए इनवर्स से क्या करो आप, पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो, वापस वही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 7th प्रॉपर्टी, ए बी होल इनवर्स विल बी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। वापस यहां पर ए और बी जो होनी चाहिए वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, और साथ में उनका प्रोडक्ट भी डिफाइन होना चाहिए। तो ए और बी यहां पर आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं और उनका प्रोडक्ट भी डिफाइन होगा। यहां पर वापस रिवर्सल लॉ लग रहा है। तो अब ये दो मैट्रिक्स के ऊपर हो या आपके पास 3 हो जाए तो भी आप सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स लिख सकते हो। ऐसा अपन ने, आपको ध्यान हो तो अपन ने एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लिखी थी, तो वहां भी लिखा था एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब उसको प्रूव करने का अपने पास टाइम आ गया। तो अब अपन यहां से क्या करें वापस, सिंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है, तो आप ए को रिप्लेस कर दो ए बी से, तो ये बन जाएगा ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन। मैं लिख देता हूं यहां पर ए एंड बी जो है वो आपके पास कैसी मैट्रिसेस हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर। तो अब अगर यहां से देखा जाए तो ये जो वैल्यू होगी आपके पास, इससे यहां डिवाइड कर देता हूं और इसको वापस क्या करता हूं, प्री मल्टीप्लाई करता हूं मैं वापस ए इनवर्स से। तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से जब प्री मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा ए इनवर्स ए इंटू बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी से आप डिवाइड कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स हो जाएगा ए इनवर्स इंटू आई एन। ये वाली वैल्यू तो वापस क्या बन गया आपके पास, आई एन। तो यहां पर आई एन इंटू बी क्या बचा, सिर्फ बी बचेगा। इसको वापस क्या करें, बी इनवर्स से फिर प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो बी इनवर्स बी इंटू ये क्या हो गया आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो गया, ए बी होल इनवर्स विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। ये तो वैल्यू क्या जाएगी सीधी से आपके पास ए इनवर्स, और आपने बी इनवर्स से फिर क्या करा है, प्री मल्टीप्लाई करा है, तो यहां पर आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ये फिर क्या बन गया, आई एन। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई, ए बी इनवर्स विल बी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये रिवर्सल लॉ प्रूव हो गया। अब आप चाहो तो यहां से एडजॉइंट की प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हो। इसको अगर अपन ए इनवर्स को लिखें तो क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
ये कट जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वाली प्रॉपर्टी भी आपके पास प्रूव हो जाएगी। ठीक है। एट प्रॉपर्टी, इन जनरल ए इंटू बी इक्वल्स टू, अगर नल मैट्रिक्स दे रखा है तो इट डज नॉट इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू जीरो, ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स और बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स और बोथ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो अगर इन दोनों में से ए बी में से कोई सी भी, ये जीरो नहीं है एक्चुअली, नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, जीरो मैट्रिक्स है, तो अगर दो ए और बी में से कोई भी एक नल मैट्रिक्स हो या दोनों की दोनों नल मैट्रिक्स हो तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, नल मैट्रिक्स ही आएगा। लेकिन ए बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स जो एक्चुअली इंप्लाई करता है वो क्या इंप्लाई करता है आपके पास, आइदर बोथ A and B are singular or at least one of them is null matrix। मतलब सीधा सा ये हो गया कि अगर आपको कभी भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आपको नल मैट्रिक्स दे रखा है तो एक्चुअली यहां से चार पॉसिबिलिटी होंगी। ऑब्वियसली एक दो ये चीज तो मुझे समझ में आती है कि अगर ए नल मैट्रिक्स हुआ तो मल्टीप्लिकेशन नल होगा, बी नल मैट्रिक्स हुआ तो भी मल्टीप्लिकेशन नल होगा, अगर ए और बी दोनों नल मैट्रिक्स हुए तो भी होगा। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट केस है कि दोनों की दोनों आपके पास सिंगुलर होती हैं तो भी प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है आपके पास, नल मैट्रिक्स ही आता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लो आप, जैसे अगर मुझे ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 4 0 और बी मैट्रिक्स मुझे दे रखी है 0 0 3 1। अब आप ढंग से देख लो, ये ए और बी जो दो मैट्रिसेस हैं ये आपके पास नल मैट्रिसेस नहीं है, लेकिन आप जब इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका अगर आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0 आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी बी क्या आएगा, 0 आएगा, और इनका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो मल्टीप्लीकेशन देख लो आप इनका क्या आएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बनेगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर नल मैट्रिक्स है तो ये तीन तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी एक जीरो हो जाए। जैसे अपन इसको बोलते हैं ना, अगर x इंटू वाई अगर जीरो है तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो अपन तीन कंडीशन तो बोल ही देते हैं कि या तो x जीरो होगा या y जीरो होगा या दोनों ही जीरो होंगे। तो वो तो चीज ठीक है, लेकिन एक मैट्रिक्स के अंदर यहां पर ये कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि दोनों की दोनों मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हुई तो भी प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स बन सकता है। आज का होमवर्क नोट कर लो आप लोग।